Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. Class 3rd की EVS है, चैप्टर नंबर 6. द चैप्टर नेम इज फूड्स वी ईट. इस चैप्टर को आप 2 बार स्टार मार्क कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इससे बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं एंड बहुत क्वेश्चन इससे बनते भी हैं. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठ के ना ये डिस्कशन कर रहे हैं कि इन्होंने लास्ट नाइट क्या खाया था. जैसे कि ये बच्चा बोल रहा है कि इसने बाजरे वाली रोटी खाई, साथ में इसने जैगरी लिया. जैगरी का मतलब होता है गुड़. यहाँ पर इस लड़की ने बोला कि इसने दाल एंड राइस खाया. इस लड़की ने बोला कि इसके घर पे कोई भी खाना नहीं बना है तो इसलिए इसने कुछ नहीं खाया. यहाँ पर इस बच्चे ने बोला कि ये गुरुद्वारा गया था अपनी दादी के साथ, तो वहाँ पर लंगर लगा हुआ था तो इसने लंगर में दाल एंड चपाती खाया. इस बच्चे ने बोला कि भाई हमने फिश खाई. यहाँ पर इस लड़की ने बोला कि मेरी अम्मी ने वैसे तो खीर एंड पूरी बना रखी थी पर वो मुझे पसंद नहीं है तो इसीलिए मैंने ऑमलेट खाया. यहाँ पर इस बच्चे ने बताया कि हमने नूडल्स खाए जो बहुत टेस्टी थे. अब देखो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने ये देखा कि भाई सब बच्चे अलग अलग फूड बता रहे हैं. तो यही चीज़ हमने बच्चों को बतानी है कि ज़रूरी नहीं जो आपके घर चीज़ बनती है या जो आपके एरिया में खाई जाती है वही सेम चीज़ किसी और जगह भी खाई जाती हो. तो हमें ये बताना है कि स्टेट टू स्टेट या रीजन टू रीजन जो है खान पान की डाइवर्सिटी आ जाती है. तो हर एक स्टेट की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, एक अलग कुजीन होता है. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पर देखो इस बच्चे के बारे में ये भी बताया गया है कि इसके घर में कुछ भी नहीं बना. तो इसके बारे में भी आपने क्लास में डिस्कशन करना है कि उसके घर में कुछ क्यों नहीं बना होगा. शायद इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होगी, तो उसके बारे में भी आपको क्लास में डिस्कशन करना है. ठीक है. अब ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ रैपर्ट विद चिल्ड्रन. रैपर्ट का मतलब होता है एक फ्रेंडली रिलेशनशिप. ठीक है. तो एज अ टीचर ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाएं. एंड नॉट ओनली एज अ टीचर बल्कि एज अ पेरेंट भी. सो पेरेंट्स को, टीचर्स को अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स को घर पे, टीचर्स को क्लासरूम में अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना चाहिए. एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए जहां पर दे कैन फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स, कि अपने आप को वो फ्री तरीके से एक्सप्रेस कर सके, बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से एक्सप्रेस कर सके. तो हम कह सकते हैं कि क्लास में भी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए एंड घर पर भी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए. तो ध्यान रखना इस वर्ड को, कई बार ये आ जाता है डेमोक्रेटिक क्लासरूम, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट. तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को हमने फ्री एनवायरनमेंट देना है जहां पर वो अपने आप को फ्रीली, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से एक्सप्रेस कर सके एंड उनको ये भी महसूस हो कि उन्होंने जो व्यू पॉइंट अपना रखा है, बच्चों ने जो अपने विचार रखे हैं, विचार व्यक्त किए हैं, उनके विचारों को भी सुना जा रहा है विद टॉलरेंस, मतलब विद पेशेंस उनको सुना जा रहा है. ठीक है. तो हमने यहां से क्या समझना है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां से काफी बार पेडागोजिकल क्वेश्चन आते हैं एंड आप स्टेटमेंट में देखोगे तो कई बार यूं की यूं स्टेटमेंट लिखी आ जाती है. ठीक है. ये जो है, अब देखो आपने यहां पर यह ध्यान रखना है कि आपने एज अ पेरेंट भी, एज अ टीचर भी एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को देना है जो बिल्कुल फ्री एनवायरनमेंट हो, जिसको हम कहेंगे डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट या डेमोक्रेटिक क्लासरूम, जहां पर बच्चे अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें. इसके अलावा उनके व्यू पॉइंट आपने सुनने हैं, वो भी पेशेंस के साथ, टॉलरेंस के साथ, एंड उनके व्यू पॉइंट को आपने महत्व भी देना है, इंपॉर्टेंस भी देनी है. राइट. नेक्स्ट है, बाय नोइंग अबाउट वट अदर्स ईट वी बिकम मोर अवेयर. देखो हमें दूसरों के खान पान के बारे में पता चलता है तो हमें इससे अवेयरनेस आती है. राइट. इसके अलावा हमारी जो इनहिबिशन है, इनहिबिशन का मतलब हमारी जो एक लिमिटेड सोच है. वैसे तो इनहिबिशन का मतलब शाइनेस होता है, बट यहाँ पर इस लाइन के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग बदल जा रहा है. अच्छा, यहाँ से एक देखो क्वेश्चन बन गया पेडागोजी का, इंग्लिश पेडागोजी का. हमने याद है कि एक बार ये क्वेश्चन करा था, एमसीक्यूज किया था हमने ये, कि भाई जो वर्ड का मतलब है वो कैसे बदल जाता है. तो देखो वर्ड का मतलब ना हमेशा कॉन्टेक्स्ट से बदलता है. ठीक है.
कॉन्टेक्स्ट से बदलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है आपको इंग्लिश पेडागोजी के एमसीक्यूज में। तो ये वाला फिट यहाँ पर बैठता है, इसका एग्जांपल देखो यहाँ फिट बैठता है। वैसे तो इनहिबिशन का मतलब शाइनेस होता है, लेकिन यहाँ पर इनहिबिशन का मतलब ये हो जाएगी कि हमारी लिमिटेड जो सोच होती है ना वो खुल जाती है एंड दूसरों के बारे में हमें खान पान का पता चलता है, दूसरों की फूड हैबिट्स का हमें पता चलता है। तो देखो जब हम ये जानते हैं कि हमारे आसपास के लोग या दूसरी स्टेट में लोग क्या खान पान खा रहे हैं, उनकी क्या कुजीन है, क्या स्पेशलिटी है, तो इससे हमारी जो इनहिबिशन है मतलब जो हमारी लिमिटेड सोच है वो और ज़्यादा एक्सपैंड होती है एंड हमें दूसरों के फूड हैबिट्स का भी पता चलता है। ठीक है, एंड इससे हम दूसरों को जानने में और ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं, हमें दूसरों की लाइफ के बारे में पता चलता है। हमें देखो खान पान किसका पार्ट है, कल्चर का पार्ट है। एंड आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि कल्चर जो है ये छोटा पार्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी टर्म है, एक बहुत वाइड टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखो कल्चर में आपका खान पान आएगा, आपका सोच विचार आएगा, ठीक है, आपका जो एरिया है वहाँ की कुछ स्पेशलिटी आ जाएगी। सो कहने का मतलब है कल्चर बहुत सारी चीज़ें कैरी करता है। तो जब आप दूसरों के खान पान के बारे में पता लगाओगे तो इससे आपको ना कल्चरल डाइवर्सिटी का पता चलता है, राइट। चलिए अब आगे अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लेते हैं। ये रहा, यहाँ से तो यूँ समझो कि क्वेश्चन का ये पिटारा है सीटेट में, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। यहाँ पर ये लड़की है, ये कह रही है कि भाई ये हांगकांग रहती है, इसकी मदर को एंड इस लड़की को स्नेक्स खाना पसंद है, मतलब सांप खाना इनको अच्छा लगता है। अब ये लड़की रहती कहाँ है, ध्यान रखना ये इंडिया की नहीं है, हांगकांग की है। तो हांगकांग में स्नेक्स वगैरह खाते होंगे, तो इसीलिए तो इसने बोला है कि इसे स्नेक खाना पसंद है। तो ये कहती है अब कि जब भी मुझे एंड मेरी मदर को स्नेक खाने का मन करता है तो हम पास के होटल में चले जाते हैं एंड हम ये डिश खाते हैं, लिंगहू फैन। ठीक है, अब एक चीज यहां आपको ध्यान रखनी है, ये लिंगहू फैन होटल का नाम नहीं है, ये स्नेक फूड का नाम है। ठीक है, ये जो स्नेक की डिश बनती है ना, डिश लिखेंगे, फूड की बजाय डिश लिख देते हैं। स्नेक से बनने वाली जो डिश है ना उसको कहा जाता है लिंगहू फैन, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट सीटेट में आया हुआ है। अच्छा एक चीज, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं ये ध्यान रखना। देखो पहला तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि हांगकांग में जो स्नेक से बनने वाली डिश है उसको क्या कहा जाता है, लिंगहू फैन, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाएगा लिंगहू फैन जो है वो कहाँ खाया जाता है, आप दूसरे क्वेश्चन में बोलोगे हांगकांग, तो वाइस वर्सा करके ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहां से भी दो क्वेश्चन बनते हैं। ये लड़की जो है जूनी, ये रहती है कश्मीर में, ओके। अब जूनी कहती है, कश्मीर में ये रहती है, तो ये कहती है कि भाई आई लाइक फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। तो इसने कहा कि भाई मैं कश्मीर में रहती हूं, हमारे यहाँ जो फिश बनती है वो मस्टर्ड ऑयल में बनती है, ठीक है, सरसों के तेल में। फिर ये कहती है कि भाई मैं एक बार ना गोवा गई एंड वहां हमने फिश खाई, लेकिन वो फिश ना बिल्कुल डिफरेंट थी। तो मेरी मदर ने कहा कि भाई डिफरेंट इसलिए थी क्योंकि वो फिश कोकोनट ऑयल से बनी हुई थी। अब देखो यहां पर दो क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि ये जूनी कश्मीर में रहती है, तो कश्मीर में जो खाना पकता है, यहां पर तो फिश के बारे में बताया हुआ है, वैसे जो खाना पकता है वो मस्टर्ड ऑयल में पकता है, सरसों के तेल में। लेकिन जब वो गोवा गए तो गोवा में कोकोनट ऑयल का यूज किया जाता है। एंड एक चीज ध्यान रखना, गोवा में 80 to 85% जितनी भी डिशेस बनती है ना उनमें कोकोनट ऑयल का ही यूज किया जाता है। कभी आप गोवा जाओगे ना, इस चीज को, वैसे तो कहते हैं कि गोवा के प्लान बनते ही कैंसिल हो जाते हैं, बट चलो मैं विश करूंगी कि आप लोग कभी तो होकर आओ। लेकिन अगर आप गोवा जाओगे, आप वहां पर एक चीज पे अटेंशन पे करना कि भाई वहाँ ना 80 से 85% डिशेस जो हैं वो कोकोनट ऑयल से बनी हुई है एंड ऊपर से उस पर वो कोकोनट ऑयल, जो कोकोनट का वो होता है ना, बुरादा सा होता है जो, उसको भी छिड़क देते हैं वो ऊपर से, ठीक है, क्रश करके कोकोनट को। तो वहाँ पर कोकोनट ऑयल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बेसिकली कोकोनट का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आपको ये दोनों डिफरेंस ध्यान में रखने हैं, ओके। तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाएगा, कश्मीर में कौन सा ऑयल एंड गोवा में कौन सा ऑयल यूज किया जाता है, तो कश्मीर में मस्टर्ड ऑयल एंड गोवा में कोकोनट ऑयल, ओके।
नेक्स्ट ये बच्चा है थॉमस, ये रहता है केरला में। तो इसने कहा कि भाई मुझे ना दो चीज खाना बहुत पसंद है एंड वो दोनों ही चीजें हमारे कोर्ट यार्ड में ग्रो होती हैं, मतलब हमारे आंगन में ग्रो होती हैं। तो इसने कहा एक तो वो चीज है जो टॉल ट्री पर उगती है, तो यहां पर टॉल ट्री पर ये कोकोनट की बात कर रहा है। ओके, एंड एक चीज और ध्यान रखना, सबका आपने प्लेस ध्यान रखना है कि केरला में है, तो यहां पर इसने कहा दो चीजें बहुत पसंद है, तो दैट मीन्स एक कोकोनट और एक ऐसी चीज है जो मतलब अंडरग्राउंड उगती है। फिर इसने कहा कि इट इज ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। तो इसने कहा कि कोकोनट से बनी हुई कोई भी करी हो, अगर उसमें बॉइल्ड टैपियोका डाल दिया जाता है तो वो बहुत टेस्टी लगती है। एंड ये टैपियोका क्या होता है वो मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ। देखो, ये तो होता है टैपियोका, एंड जब इसकी करी बन जाती है ना तो वो कुछ ऐसी दिखती है। ओके, तो वहां पर केरला में कोकोनट से बनी हुई कोई भी करी एंड उसके साथ बॉइल्ड टैपियोका लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, आपको अपनी क्लास में कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड, तो आपको फूड की डाइवर्सिटी के बारे में बात करनी है एंड सभी के फैमिली एक्सपीरियंस को आपने बच्चों से शेयर करने देना है। बच्चों को बेसिकली आपने क्लास में क्या करना है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करो, बच्चों को बोलो कि आपके घर पे क्या क्या बनता है, आपके स्टेट में या आपके कल्चर में क्या स्पेशलिटी है फूड की, तो बच्चे बताएंगे, तो उससे बच्चों को एक दूसरे के फूड के बारे में पता चलेगा, कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड के बारे में पता चलेगा। एंड बच्चों को हमने ये भी सिखाना है कि सभी के कल्चर में जो फूड बनता है, जो कुजीन बनती है, उसको हमने रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें सम्मान देना चाहिए, चाहे वो भले ही हांगकांग में बना हुआ स्नेक का फूड हो। ठीक है, मेरी बात समझ गए ना। तो बेसिकली हमने बच्चों को क्या समझाना है, कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड एंड उसको रिस्पेक्ट करना। तो यहां पर इससे ज्यादा तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात करते हैं। तो अभी हम 7th चैप्टर करेंगे। द चैप्टर इज सेइंग विदाउट स्पीकिंग। अब देखो, यहां पर एक पेडागोजिकल क्वेश्चन है कि आपको एक ऐसी सिचुएशन को चूज करना है जिस सिचुएशन के साथ बच्चे एक असिमिलेशन बना सके, जिस सिचुएशन को बच्चे अंडरस्टैंड कर सके, जिस सिचुएशन को बच्चे रिलेट कर सके अपनी जिंदगी से। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी जिसको बच्चे अंडरस्टैंड कर सके, रिलेट कर सके, ऐसी सिचुएशन को बच्चे अच्छे से परफॉर्म भी कर सकते हैं एक्ट एंड गेम्स में। जैसे कि आपने एक गेम सुना ही होगा, डम शराड्स, है ना, एंड खेला भी होगा। तो इसमें आप ना हमेशा ऐसी सिचुएशन के ही बारे में बात करते हो जो आप ऑलरेडी जानते हो, रिलेट करते हो। तो इसमें क्या होता है कि ग्रुप में बटे हुए होते हो आप, एंड जो पेपर पर लिखा हुआ होता है उसको आप साइलेंटली एक्ट करते हो, आपको बोलना नहीं पड़ता, आप बस अपने फेस एंड बॉडी एक्शन के थ्रू एक्सप्रेस करते हो। तो जो दूसरा ग्रुप होता है वो उन सिचुएशन को फिर बयान करता है कि आपने किस चीज को लेकर बॉडीली एक्शन किए या फेस एक्सप्रेशन दिए। जैसे कि सपोज करो आप एक मूवी को लेकर ये डम शराड वाला गेम खेल रहे हो, तो आप किसी मूवी के एक्शन करके दिखाओगे। ठीक है, उसी तरीके से जो दूसरा ग्रुप है अब वो बताएगा कि आपने कौन सी मूवी के एक्शन किए। सो हम ना ये डम शराड वाला गेम ऐसी सिचुएशन को लेकर खेलेंगे जिससे बच्चे जो है रिलेट कर सके या उन सिचुएशन को बच्चे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो हम डम शराड्स के थ्रू जो है बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि हम नॉट ओनली मूवी या एंटरटेनमेंट बल्कि इसके अलावा हम लर्निंग में भी डम शराड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो हम बच्चों को नए नए वर्ड सिखा सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर ना एक वर्ड लिखा है ग्रुप। तो भाई ग्रुप एक्टिविटी जितनी कराओगे उतना अच्छा है बच्चों के लिए। मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक। देखो, हम ज्यादातर लोग सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना सुन सकते एंड ना ही वो बोल सकते हैं। दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस। तो जो बच्चे बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते तो वो एक कॉन्वर्जेशन कैसे करते हैं, वो एक्शंस के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू कॉन्वर्जेशन करते हैं। They understand what the other people is saying by studying their lip movement. And सामने वाला बंदा क्या कह रहा है उस चीज को समझने के लिए वो लिप मूवमेंट पर ध्यान देते हैं।
ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग। देखो हम सब ना सारी चीजें नहीं कर सकते, जैसे कि हम सब लोग अच्छा गाना थोड़ी ना गा सकते। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छा गाना गाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी पोइट्री लिखते हैं, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो फटाफट से क्लाइंब कर जाते हैं ट्री पर, मतलब पेड़ पर चढ़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत तेज दौड़ते हैं, राइट। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा गाते हैं, वो भी ट्यून में। सो वी ऑल आर स्पेशल इन आवर ओन वेज। हम सब लोग अपने अपने तरीकों में कुछ स्पेशल चीजें करते हैं जिससे हमारी विशेषता झलकती है, ठीक है। हैंस इन स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। अब देखो स्कूल में जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में से कुछ ऐसे होंगे जो अच्छी पोइट्री लिखते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो तेज दौड़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अच्छी ड्राइंग करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अच्छा गाना गाते हैं। तो सबके अंदर एक एक अलग अलग स्पेशलिटी है, राइट। तो ये अलग अलग स्पेशलिटी जो होती है, जब यही बच्चे क्लासरूम में होते हैं तो ये एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। लाइक ऑल चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट। हम सब की तरह वो बच्चे जो ना बोल सकते ना सुन सकते, वो भी स्कूल जाते हैं, एंड स्कूल जाकर वो भी पढ़ना लिखना सीखते हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए स्कूल में एक स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है विच इज साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज के थ्रू इन बच्चों को सिखाया जाता है, एंड ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि जो बच्चे बोल नहीं सकते, जो बच्चे सुन नहीं सकते, उनको हम साइन लैंग्वेज से सिखाते हैं। यहां पर एक लड़की कहती है कि मेरी बहन डेफ है, मतलब उसको सुनाई नहीं देता, लेकिन वो पियानो बहुत अच्छा बजाती है। तो यहां पर हमने बच्चों को देखो एक चीज ये समझानी है एंड खुद भी समझनी है कि हर बच्चे में अलग अलग विशेषता होती है। कोई बहुत अच्छा ड्राइंग करता है तो कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा पियानो बजाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये चीज बच्चों को बतानी है कि हम सब की अपनी अलग अलग स्पेशलिटी है। फिर वो कहती हैं कि वो पियानो बजाती हैं ऑल्दो शी इज डेफ, लेकिन वो ना पियानो की जो रंबलिंग कॉर्ड्स हैं उनको अपने हाथों से फील करती हैं। हालांकि वो गा नहीं सकती, लेकिन वो उन कॉर्ड्स को बड़े अच्छे से फील करती हैं, इसीलिए वो बहुत अच्छे से पियानो बजा देती हैं। एंड जो मेरी मदर है ना, वो घर पे मेरी सिस्टर को लिप मूवमेंट की, लिप रीडिंग की ट्रेनिंग देती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां पर पेडागोजिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। थ्रू दिस स्टोरी इट कैन बी डिस्कस्ड दैट वी हैव डिफरेंट एबिलिटीज। अब देखो ये जो आप स्टोरी पढ़ाओगे, इसके बाद आपने बच्चों से डिस्कस करना है कि भाई हम सब में अलग अलग एबिलिटीज हैं, अलग अलग क्षमताएं हैं, ठीक है, डिफरेंट एबिलिटीज है। अब देखो कुछ बच्चे मॉडरेट लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, एंड कुछ बच्चे फास्ट लर्नर होते हैं। इन सभी लर्नर्स का हमें ध्यान रखना है क्लास में, एंड देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसके बारे में तो हम साइकोलॉजी में बहुत बार बात कर चुके हैं कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चा यूनिक है एक दूसरे से, हम सब में अलग अलग क्षमताएं होती हैं। बाय इनकॉर्पोरेटिंग द चिल्ड्रंस ओन एक्सपीरियंसेस सेंसिटिविटी टूवर्ड्स दिस इशू कैन बी एनहेंस्ड। एंड हमें बच्चों के उनके खुद के ओन जो एक्सपीरियंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। इनकॉर्पोरेट का मतलब है इंक्लूड करना, मतलब शामिल करना। तो हमें बच्चों के खुद के एक्सपीरियंस को शामिल करना चाहिए, एंड हमें ये बताना चाहिए कि जैसे आप हो बहुत अच्छे हो, ठीक है। एंड इसके अलावा देखो बच्चे अलग हैं, सबकी एबिलिटीज अलग हैं, तो उन एबिलिटीज को बच्चे एम्ब्रेस करें, खुद की एबिलिटी को एम्ब्रेस करें। उसके लिए हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए, एंड उनकी सेंसिटिविटी बढ़ानी चाहिए, उनकी संवेदनशीलता बढ़ानी चाहिए इस चीज की तरफ कि सब बच्चे अलग हैं, अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करो, ठीक है। देखो हमारी आंखें बहुत कुछ बयान करती हैं, हमारे फेस बहुत कुछ बयान करते हैं, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आप ना
ऑब्जर्व करो कुछ 6 से 8 महीने के बच्चों को, क्योंकि इनमें जो लैंग्वेज है वो डेवलप नहीं होती है ना, अभी वोकैबुलरी डेवलप नहीं होती है। तो अब आप ऑब्जर्व करो कि वो अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो जब वो एक्सप्रेस करते हैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन का ही वो यूज करते हैं। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसी एक्टिविटी दी गई है जो हमारे काम की तो नहीं है, बट ये आपने बच्चों को करानी है। हाँ, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अगर कोई इंसान खुश है, सैड है मतलब नाराज है, थोड़ा सा दुखी है या गुस्सा है, ये सारी चीजें ना हमें उस सामने वाले इंसान के फेस को देखकर पता लग जाता है। ठीक है, तो फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत कुछ कहते हैं। नाउ एनकरेज द चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स थ्रू वेरियस वेज। अब आप बच्चों को एनकरेज करो कि अपनी फीलिंग्स को बयान करो अलग अलग तरीकों से, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन से या हाथों के जेस्चर से, बॉडीली एक्शन से। तो आप बच्चों को अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस करने के लिए कहो। इससे होगा ये कि बच्चों में ना जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन की एबिलिटी है वो डेवलप होगी। तो आप कैसे कैसे बोल सकते हैं कि अपने हैंड जेस्चर का यूज करो, अपने बॉडी एक्शंस का यूज करो, या फिर अपने फेस एक्सप्रेशन का यूज करो, या फिर ड्राइंग। आपको पता है ना कि बच्चे ड्रॉ करके भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इससे होगा ये कि बच्चों में जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन एबिलिटी है वो डेवलप होगी, एंड बच्चे ऐसी एक्टिविटी करना बहुत पसंद करते हैं। Has it ever happened to you that you have done something mischief and your mother found out just by looking at your face? देखो, आपने ये चीज भी देखी होगी घरों में कि भाई क्या होता है कि जब आपने कोई शरारत की होगी तो आपकी मदर के फेस से पता चल जाता है कि उनको गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फेशियल एक्सप्रेशन बहुत कुछ बयान करते हैं। We can talk through dance as well. In dance, the hands and the face are used to convey feelings. These are called mudras and bhav. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, देखो हम ना डांस के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप देखना कि जो थिएट्रिकल डांस होते हैं, थिएटर्स में जो डांस होते हैं, जो रियल थिएटर्स होते हैं बेसिकली, वहाँ पर ना डांस के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को इनेक्ट किया जाता है एंड साइलेंट इनेक्ट किया जाता है। ठीक है, डांस के थ्रू। तो डांस के थ्रू जो हैंड एंड फेस का एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है, उसके थ्रू ना फीलिंग्स को कन्वे किया जाता है। एंड हाथों का यूज किया जाता है, हाथों के अलग अलग जेस्चर बनाए जाते हैं, उनको कहा जाता है मुद्रा। ये देखो, हाथों के ऐसे एक्शन यूज किए जाते हैं एंड इनको कहते हैं मुद्रा। एंड एक चीज ध्यान रखना, फेस के जो एक्सप्रेशन है उसे कहा जाता है भाव। तो दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हाथों के एक्सप्रेशन को मतलब हाथों के एक्शन को मुद्रा, फेस के एक्सप्रेशन को भाव कहा जाता है। ठीक है, अच्छा यहां पर आपने बच्चों को कहना है भाई अपनी अपनी एक स्टोरी बनाओ। तो बच्चे देखो, यहां पर भी हमें एक चीज देखने को मिलती है कि बच्चे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग स्टोरी बनाएंगे। अलग स्टोरी क्यों बनाएंगे? क्योंकि सबकी एबिलिटी अलग है, कैपेबिलिटी अलग है, समझने की शक्ति अलग है, सबके एक्सपीरियंस अलग हैं। तो यहाँ पर भी हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि सबकी स्टोरी आप देखोगे ना बिल्कुल यूनिक होगी, अलग होगी एक दूसरे से। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 8th एंड द चैप्टर नेम इज फ्लाइंग हाई। अब यहाँ पर आपको जो जो वन लाइनर याद रखने का होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। पीकॉक के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये नेशनल बर्ड है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, यहाँ पर है ईगल। ईगल के बारे में आपको ध्यान रखना है, यहाँ लिख लो ईगल। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है दैट आई पिक एंड ईट ऑल माइस, कि मैं सभी चूहों को उठाती हूं एंड उनको खाती हूं। ठीक है, तो ये कौन करता है? ईगल। नेक्स्ट है यहाँ पर पैरेट के बारे में बात हुई है। तो पैरेट जो है वो गुआवा एंड ग्रीन चिली खाता है, अमरूद एंड हरी मिर्च। इसकी बीक रेड होती है, चोंच रेड होती है एंड दे लव टू इमिटेट पीपल्स वॉइस, लोगों की आवाज को इमिटेट करना इन्हें बहुत पसंद है। यहाँ पर बात हुई है क्रो के बारे में। क्रो के फेदर्स जो पंख हैं वो ब्लैक होते हैं, काऊ काऊ करते रहते हैं सारा दिन। फिर आगे आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कोयल के बारे में, ये कू कू करती रहती है एंड इनकी स्वीट वॉइस लगती है सबको। अब यहाँ पर बात हुई है वल्चर के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो बस इतना पार्ट है। डेड एनिमल्स आई डू ईट, मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट।
कि मैं डेड एनिमल्स खाता हूं, तो वल्चर जो है ना ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं। तो मरे हुए जानवरों को खाते हैं तो इसीलिए ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो क्वेश्चन ये ऑलरेडी आया भी हुआ है, आ भी सकता है कि हमारे एनवायरनमेंट को कौन सा ऐसा पक्षी है जो क्लीन एंड नीट रखता है। आंसर होना चाहिए वल्चर। या ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा ऐसा पक्षी है जो डेड एनिमल्स खाता है, आंसर होना चाहिए वल्चर। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बन गए ना यहां से। आगे यहां पर बात हुई है कबूतर के बारे में, पिजन। इसकी जो बीक होती है पिंक कलर की होती है, ग्रे फेदर्स होते हैं, गुटरगू करते रहते हैं, एंड जो मेन चीज याद रखनी है वो ये है कि ये लोगों के घरों में अपना घर बनाते हैं। फिर आगे बात हुई है यहां पर ये स्पैरो के बारे में। स्पैरो के बारे में तो खैर आपको कुछ नहीं इतना याद रखना है, ये बस आपको ध्यान रखना है कि ये अपना नेसल बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है, अपनी ये चोंच से। यहां पर बात हुई है वुड पैकर के बारे में। तो वुड पैकर के बारे में आपको ये वाली लाइन याद रखनी है, ये, ठीक है। तो देखो वुड पैकर के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, इन ट्रंक ऑफ द ट्रीज होल्स आई मेक। ट्रंक क्या होता है, देखो ये जैसे कि ये पेड़ है, मैं यहां एक पेड़ बना के दिखाती हूं, ठीक है। तो ये हो गया एक पेड़, तो ये जो वाला हिस्सा होता है ना ये ट्रंक कहलाता है। तो इसके अंदर वुड पैकर ना होल बना देता है, छेद कर देता है अपनी चोंच से। तो अपनी चोंच से टुक 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 करके ये सारा दिन टुक 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 करता रहता है इस ट्रंक में, एंड वहां पर ये एक छेद बना देता है, किसमें, पेड़ में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आउल के बारे में ये ध्यान रखना है कि ये रात को सोता नहीं है। अब आगे तो खैर और इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं यहां पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर ना अपने बच्चों को बताना है कि बेटा सोचो कि हम सब एक जैसे दिखें, एक जैसा खाना खाएं, एक जैसी साउंड निकालेंगे तो हम सब कितने डल लगेंगे, एंड ये वर्ल्ड कितना डल लगेगा, है ना, एंड सब बोर भी हो जाएंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पर ना हमें बच्चों को एक चीज ये सिखानी है कि जो डाइवर्सिटी होती है ना ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज होती है, बहुत ही सुंदर, जो हमारी जिंदगी को अलाइव रखती है, हमारी लाइफ को एनरिचमेंट देती है, ठीक है। ओके अच्छा, अगर आपको डाइवर्सिटी के बारे में और पढ़ना हो तो आप क्लास 6th की सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेना। डाइवर्सिटी के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मिल जाएगी। और अगर आप वो चैप्टर मेरे वीडियो से देखना चाहते हो तो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में देखोगे 6th क्लास के सिविक्स का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहां पर क्या बताया हुआ है, इफ चिल्ड्रन सी द बर्ड्स आउटसाइड दे कैन recognize them easily even when drawn on paper. In order to fill in the blanks, it is important that children should know the characteristic of the birds even if they do not know their names. So यहाँ पर ये कहा गया है कि जो बच्चे हैं, जब वो बच्चे बाहर बर्ड्स को देखते हैं, बाहर एनवायरनमेंट में बर्ड्स को देखते हैं तो वो इजीली उन्हें रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो हमने ना बच्चों को बुक तक ही सीमित नहीं रखना, बुक तक ही लिमिट नहीं रखना, क्लासरूम में ही नहीं रखना हमने बच्चों को, हमें उनको क्लास से बाहर ले जाकर आउटसाइड वर्ल्ड में जो रियल लाइफ होती है उससे रिलेट करा के हमें लर्निंग करानी है। तो अगर आप कोई बर्ड का चैप्टर पढ़ा रहे हो तो आप बच्चों को पिकनिक लेके जा सकते हो, आप बच्चों को बर्ड सेंचुरी लेके जा सकते हो, इसके अलावा बच्चों को आसपास नेचर में दिखा सकते हो अलग अलग बर्ड्स। तो जब बच्चे बाहर बर्ड्स को देखेंगे इजीली उनको रिकग्नाइज कर सकेंगे, या फिर बच्चे अगर पेपर पर भी बर्ड्स की पिक्चर देखेंगे तो बच्चे जो है उसको बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में जब वही सेम बर्ड जो उन्होंने ड्राइंग में देखी थी फिर वो उसको रिकग्नाइज कर लेंगे, ठीक है। तो हमने बच्चों को सिर्फ बुक तक सीमित नहीं रखना, हमने बच्चों को बाहर की दुनिया से लर्निंग करानी है, मतलब उनको बाहर के एनवायरनमेंट में भी हमें बहुत कुछ सिखाना है। इसके अलावा बच्चों को बर्ड्स के नाम पता हो ना पता हो वो बात अलग है, लेकिन बच्चों को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी जरूरी है। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की गई है, ठीक है, कि बच्चों को ये पता होना चाहिए वाटर में कौन है, कौन से एनिमल रहते हैं, ट्रीज पर कौन से रहते हैं, ग्राउंड में कौन से रहते हैं, हाउस में कौन से रहते हैं, ये सब चीजें, एंड आसमान में कौन से फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू डेवलप चिल्ड्रंस इंटरेस्ट इन बर्ड्स लेट देम ऑब्जर्व द बर्ड्स क्वाइटली एंड दे शुड ऑल्सो लर्न टू नोट डाउन देयर ऑब्जर्वेशन एंड आस्क देम टू शेयर इन द क्लास।
देखो आपने बच्चों को एनकरेज करना है कि बाहर जब वो घर से बाहर जाएं, स्कूल से बाहर जाएं या किसी पिकनिक में जाएं, पार्क में बैठें, तो जब भी वो एनवायरनमेंट की तरफ देखें तो हमेशा वो पक्षी को क्वाइटली मतलब चुपचाप बैठकर ऑब्जर्व करें एंड ये देखें कि हर एक बर्ड की क्या क्या स्पेशलिटी है। ठीक है, उसके बारे में तो अभी हमने बात की ना कि ईगल अलग है, वल्चर अलग है, स्पैरो का काम अलग है, वुड पैकर अलग है, कोयल अलग है, क्रो अलग है। तो बच्चों को बोलो, एनकरेज करो कि हर एक बर्ड को साइलेंटली पार्क में बैठ के या कहीं बाहर बैठ के या पिकनिक में जब जाए, हर जगह साइलेंटली बैठ के बर्ड्स को ऑब्जर्व करे। ठीक है, इससे बच्चों की ऑब्जर्वेशन पावर भी इंक्रीज होगी एंड जो भी वो ऑब्जर्व करे वो क्लासरूम में आकर डिस्कस करें। तो जब बच्चों को आप इस तरीके के काम दोगे ना जिससे बच्चे रियल लाइफ सिचुएशन से लर्न करेंगे, बच्चों को ऐसी लर्निंग में बहुत मजा आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो रियल लाइफ सिचुएशन से ही हमें क्या कराना है, बच्चों को लर्न कराना है। यहाँ पर देखो हमने ये भी देखा कि जो बर्ड्स होती है उन सभी बर्ड्स के जो चोंच होती है एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि स्पैरो की चोंच अलग है, वुड पैकर की चोंच अलग है एंड इसके अलावा इस चोंच से उनको खाना खाने में बहुत मदद मिलती है। ठीक है, फ्रूट्स में या सीड्स वगैरह खाने में, एग्स वगैरह खाने में, फिश वगैरह खाने में, इन सब में हेल्प उनको किससे मिलती है, बीक की वजह से मिलती है, चोंच की वजह से मिलती है। राइट, अब यहां पर आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट द बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज? कि भाई बर्ड्स जो हैं वो आसमान में उड़ते हैं या फिर जब वो नीचे चलते हैं तो वो अलग अलग तरीके से चलते हैं। इनफैक्ट उनकी जो नेक मूवमेंट होती है वो भी डिफर करती है। जैसे कि अगर मैना की बात की जाए तो मैना जो है वो अपनी गर्दन को एकदम झटके से, जर्क का मतलब होता है झटका, तो एकदम झटके से बैक एंड फोर्थ करती है, मतलब आगे पीछे एकदम झटके से मैना अपनी गर्दन को आगे पीछे लेकर जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। तो मैना जो है वो अपनी गर्दन को आगे पीछे झटके से करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आउल के बारे में। द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। आउल जो है वो अपनी गर्दन एकदम पीछे की तरफ घुमा देता है। तो अब आपको इसमें से कौन सा पॉइंट याद रखना है? पहला ये कि जो मैना होती है वो अपनी गर्दन को एकदम जर्क से, झटके से आगे पीछे कर लेती है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है आउल के बारे में, उल्लू के बारे में। तो उल्लू जो है वो अपनी गर्दन को एकदम लार्ज एक्सटेंट में बैकवर्ड कर सकता है, बिल्कुल पीछे घुमा सकता है अपनी गर्दन को। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। इसके अलावा ये तो खैर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बार इनको पढ़ लेना। अच्छा, अब यहाँ फेदर्स की बात की गई है कि आपने बच्चों को अभी ये ऑब्जर्व कराना है कि सबके फेदर्स जो होते हैं वो भी अलग होते हैं। अब फेदर्स की खासियत क्या होती है, तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। देखो, बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं वो अलग कलर के होते हैं, बिल्कुल अलग शेप के होते हैं। फेदर्स की वजह से उनको हेल्प मिलती है आसमान में उड़ने के लिए। ठीक है, देयर फेदर्स हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म टू। तो देखो, फेदर्स की वजह से उनको एक तो आसमान में उड़ने में हेल्प मिलती है, इसके अलावा फेदर्स की वजह से उनको जो है वार्मथ मिलती है। तो ठंड में देखो हमें ठंड लगती है, हम तो कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। अब बर्ड्स तो नहीं कंबल ओढ़ेंगे, तो बर्ड्स क्या करते हैं, उनके जो फेदर्स होते हैं वो कंबल का काम करते हैं, ब्लैंकेट का काम करते हैं। तो जो बर्ड्स के फेदर्स होते हैं ना वो उनको वार्म रखते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लूज देयर ओल्ड फेदर एंड न्यू वन ग्रो इन देयर प्लेस। जिस तरीके से देखो हमारे बाल झड़ते हैं फिर बाल वापस आ जाते हैं, इन द सेम वे जो बर्ड्स के ओल्ड फेदर्स हैं वो झड़ते रहते हैं, लूज होते रहते हैं एंड नए फेदर्स उसी जगह पर फिर वापस आ जाते हैं। तो इस चीज को आप नोटिस करके दिखा सकते हो बच्चों को कि बर्ड्स के फेदर्स जो हैं वो जमीन पर गिरे हुए होते हैं, लेकिन जहां से वो फेदर्स गिरे हैं वहां पर दोबारा फेदर्स आ जाते हैं बर्ड्स के। ठीक है, तो यहां पर जो है जो याद रखना है वो मैं बता देती हूँ। पहला आपको ये ध्यान रखना है कि सभी बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं वो एक दूसरे से कलर में, शेप में, साइज में अलग होते हैं। दूसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है कि जो ये पंख हैं पक्षियों के, ये पंख की वजह से वो उड़ते हैं एंड
इनको वार्मथ मिलती है। इसके अलावा तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि बर्ड्स के जो पंख होते हैं वो गिरते रहते हैं एंड फिर बाद में नए पंख ग्रो हो जाते हैं। अच्छा, अब आप ना बच्चों को ये एक्टिविटी भी दे सकते हैं कि जो भी उनको गिरे हुए पंख मिले उनको कलेक्ट करें एंड फिर देखें कि भाई शेप, साइज, कलर, इन सब में क्या क्या डिफरेंस है अलग अलग बर्ड्स के फैदर्स में। ठीक है, ये एक तरीके की बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आई थिंक यहाँ पर हमारा चैप्टर ये पूरा कंप्लीट होता है। तो इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इस चैप्टर में, जितना इंपॉर्टेंट था वो हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट रेस्ट चैप्टर है उनके बारे में इसी तरीके से हम कंप्लीट करते जाएंगे। हम 3-3 चैप्टर एक क्लास में लेकर, एक वीडियो में लेकर चल रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।